Hi, hello, good evening. Welcome you all to the YouTube channel पाठशाला ऑफ सोनी सर। दोस्तों, हम लोग अपने पिछले क्लासेस में कोलबर्ग, वाइगोत्स्की खत्म कर चुके थे और जीन पियाजे की शुरुआत में हमने उनके शुरुआत के दो सिद्धांत पढ़ लिए हैं। दो सिद्धांत पढ़ने के बाद हमने अपनी पिछली क्लास में शुरू कर दिया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, तो शुरुआत के 2 मिनट में हम चाह रहे हैं कि उसका आपको एक बार फिर से रिवीजन कर दिया जाए, और जिससे कि सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ हमने जीन पियाजे के कुछ प्रमुख शब्दों में उनके 4 शब्द लिए थे। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी फायदा हो जाएगा, और जो लोग जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं जीन पियाजे के कुछ प्रमुख शब्द। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए। देखो पुराने हैं उनको भी तो उसी हेडिंग में लिखना है। जीन सेकंड वहां पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसको मैं मार्क कर ले रहा होता है ना छोड़ के। जीन दिख रहा है ना? जीन, हाँ दिख रहा है। जीन पियाजे के कुछ प्रमुख शब्द। जीन पियाजे के कुछ प्रमुख शब्द। इसमें से हमने जो पहला शब्द लिया था जीन पियाजे का, जो पहला शब्द हमने लिया था जीन पियाजे का, वो था संक्रिया, ऑपरेशन। क्या लिया था? संक्रिया, ऑपरेशन। सेकेंड, संक्रिया ऑपरेशन। जो पहला वर्ड है वो है संक्रिया या ऑपरेशन। दूसरा वर्ड लिया था वस्तु स्थायित्व, संक्रिया, संक्रिया ऑपरेशन, ये सही है। संक्रिया ऑपरेशन। इसको मैं डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं। तो संक्रिया ऑपरेशन क्या होता है? संक्रिया ऑपरेशन किसी वस्तु को बिगाड़कर या तोड़ फोड़ कर पहले जैसा करने की का जो तरीका होता है, पहले जैसे करने की जो तरकीब होती है, उसको संक्रिया बोलते हैं। मतलब हमने उसके साथ कुछ ऑपरेशन किया, या उस पर कुछ संक्रिया कर दी। किसी वस्तु को बिगाड़कर या तोड़ फोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश संक्रिया है। पहला हो गया। जो लोग क्लासेस को नहीं ज्वाइन किए प्लीज स्पेशल अटेंशन, आपके लिए इतना टाइम मैं दे रहा हूं। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब कोई भी वस्तु हमारे आंखों के सामने से जब ओझल हो जाती है, कोई वस्तु जब हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। हमने आपके सामने से एक कुत्ता चला गया, पर फिर भी आपको दिमाग में उसकी एक आकृति बन गई कि अगर कुत्ता होगा तो पूंछ ऊपर किए हुए 4 पैरों वाला एक जानवर आएगा तो उसको हम कुत्ता बोलेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। फिर फोर्थ जो हमने आपको बताया था, जीववाद या एनिमिज्म। जीववाद या इंग्लिश में एनिमिज्म। यह है बेसिक बिहेवियर। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को समझते हैं। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है? वो व्यवहार जो किसी भी अधिगम का परिणाम ना हो, जैसे हंसना, रोना आदि। बच्चा इसको मां के पेट से सीख कर आता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है इस दुनिया से, उसने कोई भी अधिगम अर्जित नहीं किया होता है। he has no learning from this outside world, और फिर भी वो एक बिहेवियर शो करता है, मतलब वो रोता है। बच्चे का सबसे पहले कैसे पता चलता है कि बच्चा जीवित है? उसके रोने से। तो वही होता है उसका मूल
बच्चा आप खुशी होगा, बच्चा आप ताली बजाइए, वो कितना भी छोटा बच्चा हो उसको ही स्माइल, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो दिस इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द बेसिक बिहेवियर, मूल प्रकृत्यात्मक व्यवहार। फिर क्या होता है? जीववाद या एनिमिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम से पूछा गया है, जीववाद या एनिमिज्म। जीववाद या एनिमिज्म जो होता है ये क्या होता है कि किसी भी मृत चीज को जीवित समझना जीववाद या एनिमिज्म है। जैसे गुड्डा गुड़िया की शादी कराना, मेरी गुड़िया खाना खाएगी, मेरी गुड़िया मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सोएगी, बच्चा उसको जीवित समझता है। आप गुड़िया को मारिए बच्चा रोएगा, गुड़िया को मारिए बच्चा रोएगा, उसको लगता है कि जैसे मुझे चोट लगती है कोई मारता है वैसे मेरी गुड़िया को कोई मार रहा है, तो यानी कि उसको भी चोट लग रही होगी। तो ये हो गए आपके 4 शब्द जो हमने पिछली क्लासेस में कवर किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो लोग नए हैं अगर चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में डालकर हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं, यहां से जो पिछली क्लासेस कर चुके हैं आप सब भाई अटेंटिव हो जाइए। यहां से जो नेक्स्ट वर्ड हम लेने जा रहे हैं वो है परावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। 4th 5th परावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। परावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए परावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब बच्चा किसी भी चीज को कार्य को करना सीख जाता है, क्रिया मतलब काम, जब बच्चा किसी काम को करना सीख जाता है और उसी काम को बार बार करके खुशी महसूस करता है, जब बच्चा कोई भी नया कार्य करना सीख जाता है और उसी कार्य को बार बार करके वो खुशी महसूस करता है, यही होती है आपकी परावर्ती क्रिया, यही होती है आपकी परावर्ती क्रिया, ठीक है। इसको लिख ले। आइए इसको लिखते हैं। जब बच्चा किसी कार्य को करना सीख जाता है, किसी कार्य को करना सीख जाता है और बार बार उसी कार्य को करके खुशी महसूस करता है, बार बार उसी कार्य को करके खुशी महसूस करता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो अंगूठा चूसना, बचपन में सबसे पहले बच्चा जो गंदी आदत सीखता है अंगूठा चूसना, आपके हिसाब से तो वो गंदी आदत है क्योंकि हाथ में गंदगियां लगी रहती है और बच्चा बीमार हो जाता है, इसलिए आप मना करते हैं। पर बच्चे को एक नई चीज मिली होती है, वो अंगूठा मुंह में डालता है और अंगूठा चूसता है, ठीक है। उसको बड़ी खुशी मिलती है, उसको लगता है मैंने कुछ नया सीख लिया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्स एक्शन कि जब बच्चा किसी कार्य को करना सीख जाता है और बार बार उसी कार्य को करके खुशी महसूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका है वो है अविलोम्यता। ज्यादातर अविलोम्यता के नाम से ही आया है, पर इसको अनुक्रमणशीलता, अपलटावीपन या अप्रतिवर्ती भी बोलते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इररिवर्सिबिलिटी फीचर है जिसका नाम है इररिवर्सिबिलिटी। इसको हम लोग अपलटावीपन लिखेंगे, बाकी आप जो मैंने जितने भी नाम बोले हैं अनुक्रमणशीलता, अपलटावीपन, अविलोम्यता, ये सारे सब अप्रतिवर्ती, ये सारे शब्द आप लिख लीजिएगा। हम अभी जो लिख रहे हैं वो अविलोम्यता लिखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा अविलोम्यता शब्द पूछा गया है। अविलोम्यता, इररिवर्सिबिलिटी क्या होता है? इररिवर्सिबिलिटी। बालक
जिस बिंदु पर शुरू करता है, बालक जिस बिंदु पर शुरू करता है वापस उसी पर नहीं आ पाता, वापस उसी पर नहीं आ पाता। यह हुआ इररिवर्सिबिलिटी या अविलोम्यता। ठीक है, मतलब बालक ने जो काम करना शुरू किया वापस उस पर नहीं आ पाता है। ठीक है, जैसे कि हमने उससे कहा कि 2 + 2 4 हुआ, 2 + 2 4 हुआ, उसको हमने जोड़ना सिखाया तो उसको बताया कि 2 + 2 4 होता है। अब बच्चे से पूछ रहे हैं कि 4 कहां से आया, तो वो ये चीज नहीं बता पाएगा कि सर 4 को में से 2 में से माइनस कर देंगे, हमने 2 बार 2 2 जोड़ लिया था तो 4 हुआ था, अब इसी 4 में से एक 2 निकाल देंगे तो दूसरा 2 हमारा आ जाएगा। ये चीज वो बच्चा नहीं बना पाएगा। एक शुरुआत की आकृति जो है उसको हम लोग बच्चे को दिखाते हैं, अगर हम किसी बच्चे को, तो बच्चा उसको दोबारा से नहीं ला पाएगा। ठीक है, यही होती है अविलोम्यता का गुण। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे, नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले रहे हैं संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। इंग्लिश वाले बच्चों को छूट देगा आपके लिए, कोशिश कर रहा हूं। संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। मूल आकृति में कोई भी परिवर्तन, मूल आकृति में कोई भी परिवर्तन, मूल आकृति में कोई भी परिवर्तन आने पर, संरक्षण का अभाव, मूल आकृति में कोई भी परिवर्तन आने पर उसे पहले जैसा याद ना रख पाना, याद ना रख पाना। यही हुआ संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब जो शुरुआत की आकृति थी बच्चा उसको भूल जाता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो कैसे समझेंगे? मान लिया एक गोला था, हमने एक तार लिया, उससे ये गोला बनाया। ठीक है, एक तार लिया, उससे ये गोला बनाया। अब बच्चे से कह रहे हैं हम, ये गोला है, ये गोला बनाया। अब बच्चे से यहां से वो तार देखिए ज्वाइंट है। ठीक है, ये तार यहां से ज्वाइंट है, यहां से तार को खोला, इसी तार को फैलाया और बना दिया एक रेक्टेंगल। क्या बना दिया? एक रेक्टेंगल। जिनको स्क्वायर लग रहा भैया, आप स्क्वायर में एग्जांपल ले लो, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बनाया हो, गोले से बनाया है कुछ और। बच्चे से आप कहे कि भैया तुम्हारा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, तुम्हारा सर्कल कहां गया? तो बच्चा ये चीज नहीं बता पाएगा कि सर ये जो रेक्टेंगल है, इसी जो रेक्टेंगल है ये आपने सर्कल से बनाया है, अगर इसको यहां से खोल के और फिर से गोल गोल घुमा देंगे तो हमारा सर्कल आ जाएगा। बच्चा इस चीज को बताने में असमर्थ होता है, मींस लैक ऑफ कंजर्वेशन, वो शेप्स को याद रखने में सक्षम नहीं होता है। तो यही होता है आपका संरक्षण का अभाव। समझते चलिएगा, जहां पे ना समझ में आए कमेंट करिएगा। संरक्षण का अभाव। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण मीन्स होता है किसी का अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना। ठीक है, रिपीटिशन या अनुकरण मीन्स फॉलो करना। सिंपल सी बात है, बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। सॉरी 6 7 5 6 7 8, ये आपका 8 नंबर है।
8। अहम केंद्रता, नेक्स्ट वर्ड इज अहम केंद्रता। अहम केंद्रता, अहम केंद्रता और ईगोसेंट्रिसिटी। जब हमने इनके भाषा एवं विचार का सिद्धांत पढ़ा था तब भी आपने वहां पर एक शब्द पढ़ा था, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज। ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, ठीक है। ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज का क्या अर्थ हुआ, यानी कि वहां पर बच्चों में अहम वाली भाषा पाई जाती थी, और यही संज्ञानात्मक विकास में फिर से शब्द मिलता है, अहम केंद्रता। ईगोसेंट्रिक स्पीच, सुनिए, प्राइवेट स्पीच पढ़ा था आपने जब बच्चा स्वयं से बातें करता था। ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये दो शब्द हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ईगोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया है जीन पियाजे ने, याद रखिएगा। डोंट कंफ्यूज बिटवीन ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच। अहम केंद्रिता भाषा का जो शब्द है इसको किसने दिया है, तो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है, याद रखिएगा। और प्राइवेट स्पीच किसने दिया है, वो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अहम केंद्रिता को इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिएगा, ईगोसेंट्रिसिटी। अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिसिटी। बच्चे स्वभाव से स्वार्थी, बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, ये हो गई आपका ईगोसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब बच्चा जोड़ घटाव, आप लोग लिख लीजिएगा, जोड़ घटाव गुणा भाग सीख जाए, तो यही तो गणितीय संक्रिया है। बेसिक जो मैथमेटिकल है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो इन्हीं बेसिक क्या टोटल की टोटल मैथमेटिक्स रिवॉल्व करती है, वो इन्हीं चारों की बात करती है। तो गणितीय संक्रिया क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख जाना, यही है गणितीय संक्रिया। ये ना सोचिएगा कि सर सारे शब्द क्यों बता रहे हैं, शब्द आपको क्लियर रहेगा। अगर ये सारे शब्द आपको क्लियर हैं तो आपके लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कुछ नहीं है, आपको 10 मिनट लगेगा पूरा का पूरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को खत्म करने में। नहीं तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ऐसा है कि अगर आप इन शब्दों से नहीं परिचित हैं, पूरा का पूरा टाइम आपका खा जाएगा। यही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। शब्दों पे स्पेशल फोकस इसीलिए है, अलग से लिखा रहा हूं, लिखते चलिएगा। कंप्लीट नोट्स, नेक्स्ट वर्ड वर्गीकरण। वर्गीकरण 10-11, वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि समान वस्तुओं का समूह बनाना, समान वस्तुओं का समूह, समान वस्तुओं का समूह बनाना, ये हुआ आपका वर्गीकरण। समान वस्तुओं का समूह बनाना कि जैसे कार, मान लीजिए बच्चे के पास खिलौने में 5 कार है, 5 हेलीकॉप्टर है, 5 बाइक्स है, 2 गन है, तो इनको कार को अलग रखना, बाइक्स को अलग रखना, हेलीकॉप्टर को अलग रखना, गन को अलग रखना। या फिर टॉफी बिस्किट अलग अलग कंपनी के आपने ला के दे दिया, कहा टॉफीज को अलग कर दो, बिस्किट्स को अलग कर दो, तो ये हुआ वर्गीकरण कि समान फीचर वाली वस्तुओं को एक अलग समूह में रखना, समान वस्तुओं का समूह बनाना वर्गीकरण है। नेक्स्ट वर्ड है कार्य कारण, 12। नेक्स्ट वर्ड
नेक्स्ट वर्ड है आपका कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य कारण, ठीक है। कार्य क्यों हुआ या जानना, कार्य क्यों, कार्य के पीछे का कारण, का कारण कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कार्य के पीछे का कारण। एग्जांपल डाल लीजिएगा इसमें, गीले कपड़ों का सूखना, गीले कपड़ों का धूप में सूखना, कि गीले कपड़े धूप में सूख क्यों जाते हैं, ये हुआ कार्य और कारण। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नीचे नहीं जाएंगे हम लोग, इसको मैं हटा के और फिर आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कार्य कारण, वर्गीकरण, गणितीय संक्रिया, अहम केंद्रिता, अनुकरण, संरक्षण का अभाव, अविलोम्यता, परावर्तित क्रिया। कार्य कारण, वर्क एंड कॉज, मतलब काम का कारण क्या है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है या फिर ऑप्शंस में अगर आपने कभी भी कोई क्वेश्चन लगाया होगा इनसे रिलेटेड भी जैसे, तो ये वर्ड आपने सुना होगा, वर्ड है स्कीमा। कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है वो आपका स्कीमा। इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है स्कीमेटा, स्कीमेटा इसका प्लूरल है। इसको शब्द जो है स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है, ठीक है, इसके स्कीमा को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्कीमा। कितने वर्ड्स हो गए थे, आप अपने हिसाब से नंबरिंग डाल लीजिएगा, शायद 12 या 13वां ही होगा। स्कीमा, ठीक, देखिए स्कीमा को बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग। बच्चे जो है जो सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, बच्चे के दिमाग में जो जानकारियां होती हैं उनका वो एक छोटा छोटा सा समूह बना लेते हैं। मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी जानकारी एक शब्द, मतलब जैसे आप महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को, एक पॉइंट खत्म, ये एक स्कीमा बनके स्टोर हो गया दिमाग में। तो मस्तिष्क की वही जगह जहां पर ये जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन और बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो ये फिर जानकारी के जो टुकड़े हैं वो दिमाग मस्तिष्क में जो छोटे छोटे टुकड़ों में जाके जिस हिसाब से सेव होती है उसी को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो मस्तिष्क की वह जगह जहां पर बच्चा अपनी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में सुव्यवस्थित ढंग से रखता है उसको बोलते हैं स्कीमा। बच्चा अपनी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में सुव्यवस्थित ढंग से रखता है। तो मस्तिष्क की वह जगह जहां पर बच्चा अपनी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में सुव्यवस्थित ढंग से रखता है, क्या होता है, स्कीमा, प्लूरल स्कीमेटा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन, सामाजिक संचरण, इसको लिख लीजिएगा।
सामाजिक संचरण। नेक्स्ट वर्ड 14th, सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण इंग्लिश है इसकी सोशल ट्रांसमिशन। सामाजिक संचरण या सोशल ट्रांसमिशन, ठीक है। क्या कहता है आपका सामाजिक संचरण या सोशल ट्रांसमिशन? कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया द्वारा नहीं, खुद से सक्रिय रहकर जानकारी में फेर बदल कर सीखता है। बच्चा समाज से नहीं बल्कि खुद सक्रिय रहकर जानकारी में फेर बदल कर के सीखता है। बच्चा समाज से नहीं बल्कि खुद सक्रिय रहकर जानकारी में फेर बदल करके सीखता है। ये हुआ आपका सामाजिक संचरण। लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसके बाद हम जो वर्ड लेने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा बोर्ड कवर करेगा और आपका 10 मिनट का टाइम, पर उसको क्लियर करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए हम पूरा बोर्ड लेंगे उसको समझाने के लिए। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं उस वर्ड की तरफ। कॉल मार्कर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए, क्योंकि इसको मैं डालने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप हेडिंग डाल लीजिएगा अनुकूलन। नेक्स्ट वर्ड की हेडिंग डाल लीजिएगा अनुकूलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, बच्चा जब भी अपने दिमाग में कोई भी जानकारी इकट्ठा करता है, जब भी जो कुछ भी कोई भी नई चीज सीखता है, तो कैसे सीखता है? किसी भी जानकारी का वो अनुकूलन करके सीखता है, ठीक है। किसी भी जानकारी का वो अनुकूलन करके सीखता है। तो हम लोग इस वर्ड को लेंगे, मतलब बच्चा कोई भी जानकारी सीखेगा तो उसका अनुकूलन करके सीखेगा, ठीक है। हेडिंग डालते हैं अनुकूलन। अनुकूलन सुनिए। अब देखिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, कोई भी नई जानकारी सीखने के लिए बच्चा दो तरीके का इस्तेमाल करता है। अनुकूलन करने के लिए, अपने दिमाग में कोई भी नई जानकारी इकट्ठा करने के लिए अनुकूलन मीन्स होता है कि उस जानकारी को अपने दिमाग में नई एक जगह देना, ठीक है। अब अनुकूलन करने के लिए क्या होता है? अनुकूलन को लिखेंगे हम सूचना को अपने हिसाब से ढालना। सूचना को अपने हिसाब से ढालना। अनुकूलन क्या है? सूचना को अपने हिसाब से ढालना। अब हम इसके दो पार्ट लिखे। सूचना को अपने हिसाब से ढालने के लिए दो प्रक्रिया होती है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। समावेशन एंड समायोजन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन।
स्पेस देंगे इसको लिखने के लिए। तो एक है समावेशन, एक है समायोजन। समावेशन ये हो जाएगा आपका समायोजन। अनुकूलन करने के लिए किसी भी नई जानकारी या सूचना को अपने हिसाब से ढालने के लिए हम दो प्रक्रिया यूज करते हैं, समावेशन और समायोजन। तो क्या होता है समावेशन? सबसे पहले समावेशन की बात करते हैं। तो पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना समावेशन है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को, सीटेट का फिक्स क्वेश्चन है यहां से, अनुकूलन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, यहां से क्वेश्चंस फिक्स है कि बनते हैं। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को, पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में 100% बनते हैं भैया। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, ये क्या हुआ आपका समावेशन। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। आपने गाय देखी, ठीक है, गाय देखी या कुत्ता देखा। गाय से भी क्लियर है, सब एक ही बात पड़ेगी। मान लीजिए हमने एक कुत्ता देखा, ठीक है। कुत्ते के कितने पैर होते हैं? कुत्ता 4 पैरों से चलता है। जो डॉग्स हैं वो 4 पैरों से चलते हैं। तो आपके दिमाग में एक जानकारी है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके सामने से बिल्ली निकल गई तो भी आपके दिमाग में आया, आपने कहा कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। दोनों जानकारी अपने मस्तिष्क में फीड कर ली, कुत्ते के 4 पैर, बिल्ली के 4 पैर। तो यहां पर इस तरह से पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह मिल गई और आप दोनों चीजें जान गए कि कुत्ता और बिल्ली दोनों के 4 पैर होते हैं और आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा, आपको क्लियर होता है आपको ये क्या अंतर है। कुत्ते के 4 पैर, बिल्ली के 4 पैर, बिल्ली के भी 4 पैर। जब बात आती है समायोजन की, ये हो गया आपका समावेशन खत्म। समायोजन की बात करें तो नई जानकारी के कारण पुरानी गलत होने पर, नई जानकारी के कारण पुरानी गलत होने पर या जानकारियों में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना। मतलब जैसे कि आप जान लीजिए कि जैसे कि आप यहां पर क्या हुआ कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह मिल गई। इसको भी समझते हैं कि हमें पहले से पता था कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ठीक है। हमें पता था कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। नेक्स्ट डे हमने देखी बिल्ली, अब भैया बिल्ली के भी 4 पैर, हमने देखी बिल्ली के भी हैं 4 पैर, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई कि अब हम ये कैसे कहें कि क्या कुत्ते में और बिल्ली को हम पहचानेंगे कैसे। हमने मान लीजिए एक मानक सेट कर लिया था, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि कुत्ते के 4 पैर होंगे, कि कुत्ते के 4 पैर होंगे। अब हम कुत्ता निकला है हमारे सामने से बिल्ली निकली, हम कैसे पहचानेंगे। यहां से तो बात गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहां से बात गड़बड़ हो गई। अब क्या करेंगे, हमने अपनी पुरानी जानकारी में चेंज किया और इस चीज को हटाया कि कुत्ते और बिल्ली सबके 4 पैर होते हैं और अब उनकी आवाज के हिसाब से अंतर करना सीखा कि कुत्ता भौं भौं करेगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, ठीक है। कुत्ता भौं भौं करेगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। जब इस हिसाब से हम सीखेंगे, जब हम इस हिसाब से सीखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम लोग ने पुरानी जानकारी में यहाँ पे नई जानकारी को जगह दी थी और समायोजन में हम पुरानी जानकारी को में जो भी चेंजेस होते हैं वो करके लेते हैं। मतलब ये नहीं कि दोनों को अडॉप्ट करेंगे, पुरानी को हटाएंगे, नई को जगह देंगे। मतलब ये दिमाग से हटा दिया कि कुत्ते के 4 पैर के हिसाब से पहचाना, उसको हमको उसकी आवाज के हिसाब से पहचानना है। ये हुआ समायोजन, ठीक है। इसको लिखते हैं जानकारी में विरोध। आपको इसी ये डेफिनेशन जो लिखा है इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर
उसे व्यवस्थित करना, जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर उसे फिर से व्यवस्थित करना। ठीक है, एग्जाम्पल, कुत्ते के बाद बिल्ली के चार पैर, कुत्ते के बाद बिल्ली के चार पैर देखने पर विरोध होना, विरोध होना, कुत्ते के बाद बिल्ली के चार पैर देखने पर विरोध होना, और बाद में आवाज के आधार पर अंतर करना। ठीक, तो ये हुआ आपका समावेशन और समायोजन। यहां पर कोई विरोध नहीं होता है जानकारी में। जहां पर जानकारी में विरोध उत्पन्न हो जाए, वहां समायोजन। जहां जानकारी को, जैसे आपने एक चीज और नई सीख ली तो समावेशन हो गया, वहां पे जानकारी का प्लस आता था, माइनस सीख लिया, क्या हुआ, जानकारी में समावेशन हो गया। ठीक है, और जहां जानकारी में विरोध उत्पन्न हो जाए वहां पे समायोजन। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू आर। ना समझ में आया हो अनुकूलन, समावेशन और समायोजन तो फिर से कमेंट करिएगा, आपको हम फिर से समझा देंगे अनुकूलन, समावेशन और समायोजन और बेटर एग्जांपल्स के साथ। पर आई थिंक इतना इनफ था, आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी सीटेट के क्वेश्चन आएगा पेडागोजी में तो आपको अगर ये डेफिनेशन, ये थ्री डेफिनेशन क्लियर है तो आप समझ जाएंगे, आप क्वेश्चंस कर लेंगे। इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक और बचता है सब इंपॉर्टेंट शब्द है आपका सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण, उसको भी लिख लेते हैं। आई थिंक 15th वर्ड होगा ये, जो भी होगा अपने हिसाब से भैया देख लीजिएगा। केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन, किसी घटना का, किसी मुद्दे का जब मेन पॉइंट, उसको सेंटर से देखना, मतलब उसका मेन बिंदु समझना सेंट्रलाइजेशन होता है। उसका मेन बिंदु समझना सेंट्रलाइजेशन होता है। किसी घटना को एक नजरिए से देखना। किसी घटना को एक नजरिए से देखना, किसी घटना को एक नजरिए से देखना। लिख लिया आपने इतना। एक शब्द होता है संतुलन या साम्य धारण, इसको मैं बिना लिखे ऐसे ही समझाए दे रहा हूं। संतुलन या साम्य धारण मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट, इंग्लिश वालों के इक्विलिब्रियम, जब पुरानी जानकारी नई जानकारी में कोई दिक्कत ना हो, सब अपनी जगह पर हो, तो उसको संतुलन या साम्य धारण बोलते हैं। क्लियर, संतुलन या साम्य धारण। इसी के साथ पियाजे के प्रमुख शब्द खत्म हुए। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पढ़ते हैं हम लोग। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज ये टॉपिक खत्म हो जाए। जीन पियाजे, 3 दिन से आप पियाजे पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कवर किया है मैंने। अपनी तरफ से भैया पूरी कोशिश की है कि आपको पियाजे समझ में आ जाए और दोबारा आपको कहीं और से इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए 3 लेक्चर बनाया पियाजे के बारे में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। एक मिनट,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। ठीक है, अब इसमें जो पहली अवस्था इन्होंने दी है वो है संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था। ये इंद्रिय गामक इंद्रिय जनित पहली अवस्था संवेदी या इंद्रिय जनित इंद्रिय गामक, भैया कुछ भी लिखा हो, संवेदी गामक अवस्था। इंग्लिश वाले बच्चों स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट पूर्व या प्राक, जो भी हो, हम एक लिखते चल रहे हैं, बोल कह रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आता है आपका मूर्त मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फिर आता है आपका चौथा लास्ट स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का प्री ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, देन इट विल बी औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एज लिख लीजिएगा, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15। 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15। ये हो गई इनकी एज। ठीक है, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। गाइस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नहीं तो लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा। मेरी कोशिश यही थी कि इसको खत्म कर दें, पर अगर हम और आगे जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। लेक्चर डर लगने लगता है, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा है, तो लेक्चर लगने लगता है डर जब बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे आप समझ लीजिए कि 99% आप इनका पढ़ चुके हैं। बस आपको ये जानना है, वहां जो आपने जो प्रमुख शब्द पढ़े थे वो मैंने आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाए थे ताकि आपको शब्द परिचित रहे, तो आपको इसको पढ़ने में टाइम न लगे। तो अब यही होगा, आपको इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। हम एक नेक्स्ट छोटा सा वीडियो एक और बनाएंगे पियाजे का, उसमें इसको खत्म करेंगे, नहीं तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। विद एज इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक, आई होप आप सबने ये सारे स्टेजेस लिख लिए होंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और खत्म करते हैं जीन पियाजे। उसके बाद कोई और अच्छा सा टॉपिक शुरू करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सब पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय।